सच बेधड़क की खास पेशकश सेहत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी की। मां बनना हर औरत के जीवन का सपना होता है, क्योंकि मां बनना उसे कहीं ना कहीं पूरा करता है। लेकिन कभी कभार मां बनने का यह सफर थोड़ा पेचीदा हो जाता है और उससे हो जाती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। क्या होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे खुद को और आने वाले बच्चे को स्वस्थ रखा जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगी आज हमारे साथ डॉक्टर गीतांजलि देवकड़ा। डॉक्टर गीतांजलि, आपका सच बेधड़क के सेहत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शालिनी जी। जैसा कि हम बात कर रहे हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी की, सबसे पहले तो यही बताइए क्या होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। देखिए, अगर अपन प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हर औरत बहुत ही खुशी से माँ का सुख लेने के लिए करना चाहती है। जी ठीक है, कहते हैं कि डिलीवरी के बाद माँ का एक नया जन्म होता है। बिल्कुल। अब एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में अगर कुछ चेंजेस आ जाएं, किसी भी तरह की फिजियोलॉजी में थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत यंग एज में प्रेगनेंसी हो रही है, से फॉर एग्जाम्पल लेस देन 20 इयर्स अगर प्रेगनेंसी है, तो वो एक हाई रिस्क फैक्टर हो गया। अगर एज ज्यादा होती जाती है, जिसे हम एल्डरली बोलते हैं, तो 30 क्रॉस करने के बाद 30, या अभी अपन इस डेफिनेशन को प्रोबेबली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत परसेंटेज ऑफ प्रेगनेंसीज क्रॉस 30 हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर 35 से ऊपर अगर अपन उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल कर सकते हैं। फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे अगर कोई ऑलरेडी पेशेंट किसी मेडिकल प्रॉब्लम से सफरिंग है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट डिजीज है, तो ये वाले फैक्टर्स जब ऑलरेडी इस प्रेगनेंसी के साथ ऐड ऑन होते हैं तो अपन उसको हाई रिस्क बुलाते हैं। जी ठीक है जी। डॉक्टर गीतांजलि, किस तरह की और किस कैटेगरी की पेशेंट्स आपके पास आते हैं जब हम बात करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी की? अगर हम आजकल के सिनेरियो में बात करें तो अपने पास काफी हाई रिस्क फैक्टर्स आने लग गए हैं, क्योंकि एज ऑफ मैरिज बढ़ गई है, तो एज ऑफ कंसेप्शन बढ़ गया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो अपना हाई रिस्क फैक्टर है, तो वो एज के हिसाब से आने लग गया है। ठीक है, फिर लाइफस्टाइल चेंजेस जो हो गए उसके हिसाब से अपने डायबिटीज, थायराइड, ये हाइपरटेंशन, ये वाली प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई हैं। तो ये सारी अलग अलग इस तरह की पेशेंट्स अपने पास आती हैं। जी। एक और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी जो मैं अभी भूल गई बताना, एक अनीमिया, अगर खून की कमी, ये बहुत कॉमन होता है और औरतों में खासतौर से बहुत ज्यादा अनीमिया देखा जाता है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ऐड ऑन फैक्टर है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए, क्योंकि पहले से खून की कमी है। हम ये मान के चलते हैं कि प्रेगनेंसी में कम से कम 2 ग्राम खून बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऑलरेडी अगर पेशेंट सफर कर रही है कम खून से, तो वो अनदर वेरी वेरी हाई रिस्क फैक्टर। डॉक्टर गीतांजलि, ये तो हो गई फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की, ऑलरेडी जो पेशेंट है वो डायबिटिक है या थायराइड है, लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है और जो वर्क प्रेशर्स है, उसमें स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पुट इन किया है, क्योंकि स्ट्रेस, फीमेल को जब भी स्ट्रेस होगा तो उसके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि वर्क प्रेशर तो होता ही है, साथ में प्रेगनेंसी हो गई और लोग प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, तो क्या वो भी एड ऑन करता है कभी कभार, क्या उससे भी रिस्क बढ़ जाता है? बिल्कुल, बहुत सीरियसली लेने में क्या है कि एक तो बहुत बेड रेस्ट का आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है कि प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट, घर वाले भी, पेशेंट खुद भी ये सोचते हैं कि भाई हम लोग बेड रेस्ट जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बट ये अच्छा, बाहर का जंक फूड खाना, ये दिस ऑल्सो एड्स ऑन टू द ओके, दिस इज प्रीटी सरप्राइजिंग कि जंक फूड से भी प्रेगनेंसी को रिस्क हो सकता है। भाई, क्योंकि अपन पहली चीज तो नरिशमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, दूसरी चीज इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं। और जंक फूड का मतलब ये नहीं कि भाई हम महीने में 1-2 बार बाहर खा रहे हैं तो इट्स ओके, बट जो आजकल ट्रेंड है कि बहुत फ्रीक्वेंटली एवरी ऑल्टरनेट डे या इतना फ्रीक्वेंटली जो जा रहे हैं, तो वो आई विल नॉट जस्टिफाई दैट। बिल्कुल, यानी कि न्यूट्रिशन का जो है वो अपना रोल होता है और वो उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन ये कैरी अपने शुरुआत होती है जब अडोलेसेंस कोई लड़की होती है, उसी समय से अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे तो प्रेगनेंसी तक पहुंचते पहुंचते उसके रिजर्व्स इतने अच्छे होंगे कि आधी प्रॉब्लम अपने यहाँ पे सॉल्व। जैसे हम पुराने जमाने में बात करते थे कि उन्होंने पुराना घी खाया हुआ है, पुराना खाना खा रखा है, इस वजह से दे आर सो हेल्दी, तो कहीं ना कहीं ठीक थी वो बात। बिल्कुल ठीक थी, खाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर एक्सरसाइज ऑल्सो आई विल एड ऑन हियर, बिकॉज ये जो बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, ऑफिसेज में वर्क कर रही हैं 7-8 आवर्स दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, ऑफिस में काम कर रही हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ऐड ऑन करता है। तो एक अच्छा न्यूट्रिशन अलोंग विद एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गीतांजलि, क्या ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, क्या ये हेरिडिटरी फैक्टर से भी हो सकती है?
हेरिडिटरी फैक्टर्स में जनरली हाई रिस्क अपन नहीं मानते हैं, लेकिन कोई जो डिजीजेज हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें इंक्रीज रिस्क हो जाता है। तो किस तरह के टेस्ट होते हैं? मान लीजिए कोई लड़की आपके पास आती है, वो डायबिटिक नहीं है लेकिन फैमिली हिस्ट्री हाइपरटेंशन या डायबिटीज की है, तो क्या उसके टेस्ट और उसका जो डायग्नोसिस होता है या जो उसको चेक करने का तरीका होता है, क्या वो अलग होता है? अलग तो नहीं होता, एक रूटीन में अपन अगर हाई रिस्क फैक्टर नहीं है तो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन डायबिटीज की बात करें तो हम एक ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करवाते हैं। ये रूटीन कुछ टेस्ट होते हैं प्रेगनेंसी में जो रूटीन में हर पेशेंट में कराते हैं। ये अपने को नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी जरूरी है, और कुछ अपन कैसे डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो अपना इंटेंशन ये है कि अपन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अपन नॉर्मल जो एक हम कहते हैं कि एटलीस्ट 5 to 7 एंटीनेटल चेकअप्स, एंटीनेटल इज स्प्रेड ओवर द होल दोज 9 months है ना, अपन उस 9 महीने में अगर प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप्स कर रहे हैं, उसमें हमारे पास जो टेस्ट प्रिस्क्राइब हम लोग करते हैं, शुरू में सोनोग्राफी कर रहे हैं। एक मैं ऐड करना चाहूंगी कि थायराइड अगर हमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर किसी को थायराइड नहीं भी है तो इनिशियल फर्स्ट विजिट में थायराइड चेक होना चाहिए जी। इसकी वजह ये है कि हमें थायराइड बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल में चाहिए होता है, अदरवाइज बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। तो ये बेसिकली अपन रूटीन जो चेकअप्स करते रहते हैं, और वही रूटीन चेकअप्स हैं जिसमें अगर कुछ भी ऑल्ट्रेशन हो रहा है, कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है, तो अपन वहाँ पे उसको उसी वक्त कैच। यानी कि अगर हम बात करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, वो स्टार्टिंग से नहीं होती, फैक्टर्स जो हैं वो तो हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मॉनिटरिंग सही नहीं हो तब वो हाई रिस्क में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो शुरू से भी होते हैं, और मेजॉरिटी फैक्टर्स ऐसे होंगे जैसे कुछ एक होता है कॉम्प्लिकेशन PIH, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, तो वो प्रेगनेंसी की वजह से ही होता है, और उसको अगर अपन रेगुलर चेकअप कर रहे हैं, इनफैक्ट आजकल इतने एडवांस टेस्ट आ गए हैं कि उसको डेवलप होने से पहले अपन लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसका जो ट्रीटमेंट अपन कुछ एक आध मेडिसिन अपन ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो अपन प्रिवेंट कर सकते हैं PIH डेवलप। बिल्कुल। डॉक्टर गीतांजलि, लेते एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद में आपसे इस पर बातचीत जारी रखेंगे। वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर सच बेधड़क की खास पेशकश सेहत में आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे थे हाई रिस्क प्रेगनेंसी की, और हमसे बातचीत कर रही थी डॉक्टर गीतांजलि देवकड़ा। डॉक्टर गीतांजलि, हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट की और टेस्ट की, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके सिम्टम्स होते हैं। मोस्टली डिजीजेस जो भी होती हैं उनके कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता। क्या आर देयर एनी सिम्टम जिससे आइडेंटिफाई हो जाए, किसी लड़की को, किसी लेडी को पता चल जाए कि कहीं कुछ गड़बड़ है? एक्चुअली अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीजें क्लब ऑन करते हैं, तो फिर इसमें सब चीजों के अगर अपन देखेंगे तो अलग अलग सिम्टम्स होंगे, ठीक है। बट एक जनरल अगर अपन जो हम लोग एक हर मरीज को समझाने की कोशिश करते हैं कि अपना रेगुलर चेकअप करवाएं, ठीक है। कुछ भी जैसे स्वेलिंग अगर आ रही है या कुछ बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, जो अपने रूटीन एक्टिविटी को कोई भी चीज़ हैम्पर कर रही है, ऐसा कोई पेन है जो विदाउट मेडिसिन रिलीव नहीं हो रहा, ऐसी कोई भी चीज़ अपने को परेशान अगर कर रही है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रही है, तो उस चीज़ के लिए तुरंत अपने को कंसल्ट कर लेना चाहिए। डॉक्टर गीतांजलि, ऐसा अक्सर देखा जाता है और कहा जाता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी डॉक्टर्स खुद ही चाहते हैं क्योंकि उनको सिजेरियन करने का मौका मिलता है और उससे उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो सिजेरियन डिलीवरी कभी ना कभी या जिस कारण से होती है वो भी कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट करती है, कुछ कोरिलेशन है हाई रिस्क प्रेगनेंसी और सिजेरियन डिलीवरीज का? देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में अपन कह सकते हैं कि रेट ऑफ सिजेरियन थोड़ी सी हाई होती है, अपन जो एक नॉर्मल पेशेंट के बजाय अगर अपन देखेंगे। लेकिन ये एक भ्रांति है, ये एक मतलब मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में है कि डॉक्टर्स पैसे के लिए सिजेरियन कर देते हैं या उसको हाई रिस्क बना देते हैं। हाँ, क्योंकि जब भी किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है सबसे पहला सवाल ये आता है कि सिजेरियन हुआ या नॉर्मल, और जैसे सिजेरियन की बात आती है डॉक्टर के ऊपर सीधा उंगली उठती है और कहा जाता है तो होना ही था, डॉक्टर ऐसा करते ही हैं। तो कहाँ तक ये जस्टिफाइड है कि सिजेरियन से शरीर खराब हो जाता है, सिजेरियन इज बैड? ऐसा नहीं है, सिजेरियन इज नॉट बैड। सिजेरियन के आने से हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बच्चे की जो मोर्टेलिटी रेट्स है वो बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हमारे पास आया है। सिजेरियन हम तभी करते हैं जब कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। और एक जो मिसकंसेप्शन जो मैं आज आपके सामने क्लियर करना चाहूँगी, आपके माध्यम से सब लोगों के सामने मैं मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहूँगी कि सिजेरियन से जो लोगों में ये भ्रांति है कि डॉक्टर्स को मॉनेटरी फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं होता।
उसका रीजन ये है कि नॉर्मल डिलीवरी में जो खर्चा हॉस्पिटल का बैठता है वो सिजेरियन के मुकाबले बहुत कम होता है, क्योंकि सिजेरियन में अपने एनेस्थेटिस्ट एड ऑन होते हैं, अपने जो ओटी असिस्टेंट्स एड ऑन होते हैं, उसके अलावा जो मेडिसिन का खर्चा होता है वो एड ऑन होता है। तो इसलिए ये सोचना कि पैसे के लिए डॉक्टर सिजेरियन कर रहा है, ये बिल्कुल ही मिसकंसेप्शन है जी। और देखिए, अगर वैसे भी डॉक्टर्स ज्यादातर हॉस्पिटल्स में एम्प्लॉयड होते हैं तो उन लोग की तो सैलरी होती है, बिल्कुल। तो फिर मैं ऐसा नहीं सोचती, एटलीस्ट 98% डॉक्टर्स ऐसे नहीं होंगे जो एक नहीं, इवन प्राइवेट प्रैक्टिस में भी उनकी भी गुडविल का सवाल होता है। बिल्कुल, वो बहुत हमारे स्टैटिस्टिक्स मैटर करते हैं, क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनमें एक जनरल ये जाती है इमेज कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सिजेरियन होते हैं, तो वो लोग नॉर्मल डिलीवरी से ही लोग तो ज्यादा खुश उसी से होते हैं। तो ऐसा मैं नहीं सोचती कि कोई भी इंटेंशनली सिजेरियन करेगा। देखिए, डिफरेंस थोड़ा सा ये आया है कि आजकल लोग अवेयर हैं, तो वो बच्चे के साथ भी रिस्क नहीं लेना चाहते और मदर के साथ भी। तो उस चीज के लिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा, प्रेगनेंसीज लेट होती जा रही हैं, तो बायोलॉजिकल क्लॉक जब वो टिक करती है तो नेचुरली कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस शायद ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, जैसे 30 क्रॉस हम करते हैं तो बच्चों में एनोमलीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेशेंट में भी जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उन सब चीजों के रिस्क बढ़ जाते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में क्या बच्चे को भी किसी तरह का खतरा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखिए कि मदर का, फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, अगर मदर का ब्लड फ्लो इफेक्ट हो रहा है तो फीटस को जो ब्लड फ्लो जाएगा वो भी इफेक्टेड होगा। तो ऐसे केसेस में कई बार बच्चे की इनसाइड द यूट्रस ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है। ठीक है, किसी केस में अपने प्री टर्म टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस हो जाते हैं। कोई इन्फेक्शन अगर किसी तरह का है प्रेगनेंसी के साथ, तो उसमें स्पेशली अपने लीकेज ऑफ वाटर पहले हो सकती है, तो उसकी वजह से अगेन फीटस में इन्फेक्शन, मदर में इन्फेक्शन और प्री टर्म टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस हो जाते हैं। जी, तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं अपने आप में। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट कुछ डिफरेंट या बहुत एक्सपेंसिव होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का बेसिक अपना इंटेंशन ये होता है कि अपन रेगुलर चेकअप्स में उस चीज को पकड़ लें। ठीक है, देखिए, प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट जब तक अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जब तक अपन कॉम्प्लिकेशंस को टाइमली डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इट इज नॉट एक्सपेंसिव। एक क्या है, अपन एक रूटीन में ड्रग्स दे रहे हैं जिसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3 मेनली हम लोग ये चीजें दे रहे हैं, तो ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता। लेकिन यही अगर अनडिटेक्टेड चला जाता है और फिर पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेशंस के साथ लेबर में पहुंचता है, तो यही जो पैसे हैं वो एक्सपेंसिव, मतलब ये चार्जेस एक्सपेंसिव हो जाते हैं जी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस के साथ अपने हर चीज एक्सपेंसिव होती जाती है। यानी कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कंसेप्शन के बाद क्या जो है पूरा प्रोसेस होता है, क्या ऐसा होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो कंसीव करने में या आगे उस फैमिली वे पे बढ़ने में भी दिक्कत आती है? कभी कभी जिसमें क्या हाई रिस्क है उस हिसाब से हो सकता है कि अपने को कंसीव करने में, या जैसे आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि विद इंक्रीजिंग एज जो आजकल कंसेप्ट, ये आजकल लेट कंसीव करने का ट्रेंड हो गया है, तो उसके साथ अबॉर्शंस बहुत कॉमन हो गए। तो ऑन एन एवरेज अगर ऐसा कोई केस आता है तो कितने चांसेस होते हैं कि वो एक नॉर्मल मदरहुड को एंजॉय कर सकती है वो लड़की, या नॉर्मल उसकी लाइफ हो सकती है? देखिए, वो डिपेंड करता है। अगर कई बार फर्स्ट अगर अबॉर्शन हुआ है तो 10 to 15%, सेकेंड टाइम भी चांसेस हो जाते हैं। अगर सेकेंड फिर अबॉर्शन हो गया तो थर्ड टाइम में 20 to 24% तक चांसेस हो जाते हैं। जी, डॉक्टर गीतांजलि, लेते एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद में आपसे इस पर बातचीत जारी रखेंगे। वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे सच बेधड़क की खास पेशकश सेहत में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में, और हमसे बातचीत कर रही हैं डॉक्टर गीतांजलि देवकड़ा। डॉक्टर गीतांजलि, ऐसा कहा जाता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट? तो जब हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात करें तो क्योर तक जाने की जरूरत ही क्यों पड़े? अगर हम प्रिवेंशन पे ध्यान दें और हम ध्यान दें किस तरह से एक मदर जो है वो हेल्दी रह सकती है, तो शायद ये सारी चीजें हो ही ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम शुरू से इसमें अपन ये चीज अगर सोचते हैं तो वी शुड स्टार्ट द ट्रीटमेंट नहीं, प्रिवेंशन अगर हम कहते हैं तो हमें शायद छोटी सी बच्ची जब हमारे घर में होती है वहीं से हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दें। अपने यहाँ आप देखते हैं कि भाई लड़कों को ज्यादा अच्छा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बट अगर हम उस वक्त से न्यूट्रिशन अच्छा देते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल देते हैं, तो डेफिनेटली जब वो कंसीव करती है, जब प्रेगनेंसी होती है, तो वो एक बहुत अच्छे रिजर्व के साथ आगे बढ़ती है जी। और फिर रिजर्व के साथ आगे बढ़ रही है तो उसमें अपने को अगेन
प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइजेस। यहाँ पे मैं एक चीज स्ट्रेस करना चाहूंगी कि आजकल एक बहुत ट्रेंड हो गया है कि सिडेंटरी लाइफस्टाइल, रेस्ट करें। तो अगर जितना एक्सरसाइजेस करेंगे, जितना आप अच्छा न्यूट्रिशन करेंगे, तो हाफ ऑफ द बैटल इज वन हेयर ओनली। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हम वहां तक हाई रिस्क तक बहुत सारा। हाँ डॉक्टर गीतांजलि, वही अगर हम देखें, अगर आपके पास में कोई छोटे कस्बे की या कोई हाउसवाइफ आती है या मिडिल क्लास घर की लड़की आती है और वहीं पर आपके पास में कोई कॉर्पोरेट या बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकड्रॉप से आती है, तो कहीं ना कहीं उनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, उनकी प्रेगनेंसी में फर्क दिखता है आपको? फर्क बिल्कुल दिखता है, स्पेशली जो डिलीवरी प्रोसेस में है उसमें बहुत फर्क दिखता है। जो बहुत एक्टिव रहते हैं, जो हेवी इन द सेंस कि जहाँ पे अपनी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, वो लोग जो काम कर रहे हैं उनकी डिलीवरी बहुत इजी हो जाती है। और कुछ चीजें आप देखेंगे आजकल ये ट्रेंड है, योगा क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो या तो अपन घर में अच्छा काम कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, मतलब उठना बैठना एवरीथिंग, मतलब एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कोई डिजीज नहीं है कि इट्स अ कंडीशन, एक प्रोसेस है और उसको बिल्कुल नॉर्मल लेना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सब लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, सीढ़ी मत चढ़ो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। जब तक डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया हो किसी स्पेसिफिक रीजन से, तो जितना एक्टिविटी हो सके उतना बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी बातें हैं, चाहे वो पोस्ट डिलीवरी हो या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो बहुत ज्यादा कारगर होती हैं। जैसे डिलीवरी के बाद की भी हम बात करें तो पहले के जमाने में बहुत ज्यादा लोग देसी इलाज करते थे, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेते थे, अजवाइन, हल्दी, गोंद, ये सब चीजें लेते थे। आज ये सब चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं, लोग सिर्फ पिल्स और सप्लीमेंट्स पे ही जी रहे हैं। कितना फर्क पड़ता है इन सब चीजों से? बहुत। ये जो पुरानी चीजें हैं, अगर हम साइंटिफिकली बात करेंगे तो हमारे फोर फादर्स जो थे वो इतने, उनका इंटेलिजेंस लेवल इतना हाई था कि वो साइंस नहीं जान के भी उनको वो चीजें पता थी। आप अगर देखेंगे तो हमारे राजस्थान में पोस्ट डिलीवरी अजवाइन, सबसे पहले अजवाइन दी जाती है जी। और आप ये देखिए कि अजवाइन में एक ऐसा मेथर्जिन नाम का ड्रग होता है जो हम यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लीडिंग कम कराने के लिए हम वो इंजेक्ट करते हैं। बिल्कुल, यानी हम जिसको आयुर्वेद का नाम देते हैं, ऑल्टरनेट मेडिसिन समझते हैं, वो एक्चुअली उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट और बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है बॉडी पे। इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूंगी कि पहले ये होता था कि 40 डेज टोटल रेस्ट करवाते थे, बिल्कुल, पोस्ट डिलीवरी। उसका भी साइंटिफिक लॉजिक है। 40 डेज में एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही पेशेंट प्रेग्नेंट होती है और फिर डिलीवरी होती है, तो जितने बॉडी के हार्मोन्स हैं वो चेंज होते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा अक्सर सुनने में और देखते हैं कि प्रेगनेंसी के समय बैकएक हो गया या सिजेरियन से बैकएक हो गया और वो प्रोलॉन्ग क्रॉनिक बन गया वो, या कईयों को माइग्रेन हो जाता है, कईयों को कुछ ना कुछ जॉइंट प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब चीजों का भी प्रेगनेंसी के रेस्ट से कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल, पोस्ट प्रेगनेंसी जो हार्मोन्स की वजह से सारे जो लिगामेंट्स हैं, सारी बॉडी रिलैक्स कंडीशन में होती है, तो वो हम बोलते हैं 40 डेज का प्यूरपेरियल पीरियड, जिस समय ये जितने भी लिगामेंट्स और हार्मोन्स और वो सब अपना, या यूट्रस भी अपने नॉर्मल साइज में आएगा। तो ये जो 40 डेज इम्पोर्टेंट है। इस टाइम जब अगर आपने ज्यादा वर्क कर लिया, ज्यादा आप बैठे रहे, ज्यादा वॉक कर लिया, तो वो लिगामेंट्स में हमेशा से कोई वीकनेस रह जाती है। हाँ, लेकिन आजकल लाइफस्टाइल ऐसा ना कि बहुत जल्दी अपने टारगेट्स को अचीव करना है, वापस जॉब पे जाना है। हालांकि इसके ऊपर बहुत मैटरनिटी लीव के ऊपर बहुत बहस चलती है, हम देखते हैं आसपास बहुत बातें होती है, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ वुमन उसे क्या करना चाहिए एज अ न्यू मदर? एज अ न्यू मदर आई फील सब चीजों की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, तो चीजें प्रायोरिटाइज तो करनी ही चाहिए। बिल्कुल, अपनी हेल्थ, अपने बच्चे की हेल्थ आई फील इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, करियर इज इम्पोर्टेंट, हम सब करियर, आप मैं सब करियर वुमन है, लेकिन कई चीजों की कुछ 1.5 महीना बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, वो 1.5 महीना अपन अपने आप को दे सकते हैं। बहुत जल्दी से चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स और हमारी जो लड़कियां हैं जो देख रही हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगी बहुत जल्दी से? अच्छा डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज अ लॉट एंड स्टे हैप्पी। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमसे बात की और जितना आपने सहजता से बताया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी इतनी बड़ी बात नहीं है, उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें पूरी उम्मीद है हमारे व्यूअर्स इस बात को जरूर समझ गए होंगे और इससे उन्हें जरूर फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। सच बेधड़क की खास की पेशकश में आज इतना ही। फिर मिलेंगे सेहत में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और हेल्दी रहिए, सेहतमंद रहिए।